Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं पूछना, चले मर्जी आप। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपनी बुक में, चैप्टर 5, जो कि रिलेट करता है कंसीडरेशन से। कंसीडरेशन के बारे में आपको याद होगा, हमने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। एक एसेंशियल के कंसीडरेशन, देयर मस्ट बी कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, कि जब हम कोई काम करते हैं तो बदले में हमें जो चीज मिलती है वो हमारे लिए कंसीडरेशन है। इसके ऊपर कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो हमने आज के लेक्चर में पढ़नी है। एक, कंसीडरेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सीखेंगे एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन, कि कंसीडरेशन में क्या चीजें होना जरूरी है। जिस तरह हमने ऑफर के एसेंशियल्स पढ़े, जिस तरह हमने एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स पढ़े, उसी तरह हम कंसीडरेशन के भी एसेंशियल्स पढ़ेंगे कि क्या चीजें कंसीडरेशन में होना जरूरी है, तो उसे एक वैलिड कंसीडरेशन समझा जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हमने स्टडी किया था कि अगर कंसीडरेशन ना हो तो फिर इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कि कंसीडरेशन की सारी एसेंशियल्स का मौजूद होना जरूरी है। एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन पढ़ने के बाद हम स्टडी करेंगे एक्सेप्शंस। हमारा एक जनरल रूल है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर किसी एग्रीमेंट में पार्टीज के दरमियान में कंसीडरेशन नहीं है तो फिर इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ये जनरल रूल है, क्योंकि कंसीडरेशन एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। लेकिन लॉ ने कुछ एक्सेप्शन दी है, लेकिन यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस जिनमें कंसीडरेशन नहीं भी होगी तो भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड समझा जाएगा, वो स्टडी करेंगे। और फिर हम स्टडी करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो प्राइवेट मैटर्स है उन पार्टीज का जिनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी ऑफरर और ऑफरी। ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन दोनों का मैटर, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेना है तो इन दोनों ने लेना एक दूसरे के खिलाफ। कोई थर्ड पार्टी जो कि ना ऑफरर है ना ऑफरी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी पार्टी के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकती। कोई अमल दखल नहीं होगा किसी थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट में। ये जनरल रूल है हमारा, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना है, या ऑफर करवाएगा या ऑफरी करवाएगा, थर्ड पार्टी नहीं। थर्ड पार्टी को कहते हैं स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, इन्फोर्स नहीं करवा सकता। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, और आपको पता है कि लॉ के पेपर में जनरल प्रोविजन से ज्यादा है क्या है, एक्सेप्शंस। तो हमने इन दोनों कंसेप्ट्स में एक्सेप्शंस के ऊपर फोकस करना था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कहते किसको है? कहते हैं कंसीडरेशन का मतलब ये है जब प्रोमिसर के कहने पे, जब एक पार्टी के कहने पे कोई दूसरी पार्टी प्रोमिजी या प्रोमिजी के बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा कोई काम करता है या काम करने से रुकता है, तो उसे हम कहते हैं ये जो दूसरे बंदे ने कोई काम किया या काम करने से रुका, ये है कंसीडरेशन। यानी फर्ज कीजिए मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी को कि आप मेरे घर क्या पेंट कर दीजिए। अब मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी को, अब इसका मतलब है अगर मिस्टर ए के कहे बगैर बी उसका घर पेंट कर दे, क्या हम कंसीडरेशन कहेंगे? नहीं कंसीडरेशन कहेंगे। जब मिस्टर ए कहेगा व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, तो फिर मिस्टर बी प्रोमिसी या कोई और बंदा हो सकता है, मिस्टर बी खुद ना पेंट करे, अपने किसी कारीगर को भेज दे। दुकानदार मिस्टर बी अब खुद पेंट ना करेगा, किसी कारीगर को भेज दे। प्रोमिसी या कोई और पर्सन कोई काम करता है या काम करने से रुकता है। आपको पता है हम स्टार्ट में ये पढ़ चुके हैं कि ऑफर कोई काम करने की भी हो सकती है, कोई काम ना करने की भी हो सकती है। यानी किसी एक्ट की भी हो सकती है क्योंकि काम करना है, या एब्सटेंस की भी हो सकती है कि किसी काम से रुकना है। तो ये दोनों हमारी कंसीडरेशन में फॉल करते हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी कोई काम करती है या उससे रुकती है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंसीडरेशन। आसान अल्फाज में कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। ये तो मैंने आपको लॉ की डेफिनेशन बताई ना, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है, परफॉर्म सम एक्ट और एब्सटेन्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो ये कंसीडरेशन होगी। अब कंसीडरेशन के एसेंशियल्स पढ़ते हैं। पहला एसेंशियल जरूरी चीज क्या? इट मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिजायर पे ये प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर प्रोमिसर के कहे बगैर आप कोई काम करेंगे वो कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। फर्स्ट कीजिए मिस्टर ए किसी मार्केट में दुकानदार है और वो घर खाना खाने के लिए गया, उसकी दुकान में आग लग गई। अब साथ वाले दुकानदार ने उस आग को बुझाया और इसमें उसका अपना कोई हाथ जल गया।
अब जब दुकानदार वापस आया, क्या साथ वाला उसे ये कह सकता है कि भाई तुम्हारी दुकान में आग लगी थी, मैंने उसे बचाया, मेरा हाथ जल गया, अब तुम ऐसा करो कि इसकी मरहम पट्टी के पैसे दे दो? क्या लायबल है वो पर्सन दुकानदार? नहीं, लायबल क्यों नहीं है? ये कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन क्यों नहीं है? वो कहेगा भाई मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था आग बुझाओ, ये तो तुमने अखलाकी तौर पर खुद अपनी मर्जी से बुझा दिया, मैंने थोड़ी कहा था। इसी तरह एक बंदा अगर डूब रहा है और कोई बंदा दरिया में छलांग लगा के, उधर से गुजरा था, दरिया में छलांग लगा के उसको बचाता है डूबने से, तो क्या वो जब उसको बचाएगा क्लेम कर सकता उससे कि भाई मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मुझे कोई 2-4 लाख रुपया दो? तो नहीं क्लेम कर सकता, मैंने थोड़ी कहा था। तो ये जो याद रखे कंसिडरेशन है, ये मूव होनी चाहिए प्रोमिजर की डिजायर पे जब वो कहे। फिर इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, ये जिसको ऑफ कहा गया कि भाई ये काम करो, ये वो भी काम कर सकता है और उसके अलावा कोई दूसरा बंदा भी काम कर सकता है, ये समझा रहा है यहाँ पे। जरूरी नहीं कि हम, जैसे फर्ज कीजिए हमने किसी ट्रेडर को ये कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हमारे जो गोदाम में 100 बोरी चावल भिजवा दीजिए। अब वो ट्रेडर खुद तो नहीं भिजवाता, वो किसी और दूसरे ट्रेडर को फॉर एग्जाम्पल, किसी दूसरी पार्टी को कहता है, और वो दूसरी पार्टी हमारे गोदाम में वो जो चावल है वो भिजवा देती है। क्या ये कंसिडरेशन है? तो बिल्कुल है। लाजमी नहीं कंसिडरेशन प्रोमिजी ही की तरफ से आए, किसी और पर्सन की तरफ से भी आ सकती है। ये कंसेप्ट समझ आया? लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, आगे चल के एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, उसमें वो इसको डिफरेंशिएट करता है, इसकी थोड़ी एक एक्सेप्शन बताता है। कहता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पर्सनल नेचर के, पर्सनल नेचर, उनमें हम जिस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी का कंसिडरेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। जैसे कोई एक बहुत मशहूर पेंटर है, हम उससे एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे लिए पेंटिंग बनाएंगे, क्या अब वो अपने किसी शागिर्द से कह सकता है कि भाई तुम पेंटिंग बनाओ? नहीं, उसको तो एग्रीमेंट ही नहीं हो। ठीक है, तो जो अगर पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर इसका मतलब है कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी के अलावा कोई और बंदा भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसकी पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट की एक और एग्जांपल देता है, कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी। वो कहता फर्ज कीजिए इन्हें बी से वादा किया शादी का, उसके बाद कहता नहीं सी से करवा लेते हैं, कहता है ये इनवैलिड है, ये पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है। वरना नॉर्मली जो हमारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें कंसिडरेशन प्रोमिसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा की और भी। थर्ड, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका मतलब क्या? कहता है कि जब एग्रीमेंट हो रहा है तो हो सकता है कि कंसिडरेशन पास्ट में रिसीव हो चुकी हो सकता है साइमल्टेनियसली जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस वक्त रिसीव हो रही हो सकता है फ्यूचर में रिसीव होनी हो। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। अच्छा फर्ज कीजिए कि वो जिस दुकानदार की दुकान में आग लगी थी, अब जब वो वापस आता है और देखता है कि अच्छा दुकान लगी थी, साथ वाले ने, हमसाई ने जो है मेरी दुकान जो है उसको आग को बुझाया, नुकसान होने से बचाया। अब अगर अभी अभी इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो कोई रिवार्ड पे करेगा लेबर को, लेकिन अब अगर वो ये कहता है कि तुमने मेरी दुकान के नुकसान से बचाया मुझे, अब मैं तुम्हें 1 लाख रुपया अदा करूंगा, अब जो उसने कह दिया ये फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इसकी जिम्मेदारी है कि ये पे करेगा, और इसकी कंसीडरेशन क्या है? पास्ट कंसीडरेशन, यानी ऑलरेडी दूसरी पार्टी कंसीडरेशन प्रोवाइड कर चुकी है। ये कंसेप्ट समझा? प्रेजेंट का मतलब क्या है? हमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, भाई हम 10 लाख में आपकी गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, 25 तारीख को हम आपको 10 लाख रुपया पे करेंगे, आप हमें गाड़ी दे देंगे। अब ये जो कंसीडरेशन है क्या है? प्रेजेंट। और अगर यही टर्म हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि हम आपको 20 मार्च को 10 लाख पे करेंगे, आप हमें 20 मई को गाड़ी डिलीवर कीजिएगा, फ्यूचर। सिंपल। मेरा कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। इसमें असल समझने वाली बात है कि पास्ट की भी हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर केस स्टडी मेथड टेस्ट नहीं करता, केस स्टडी में पास्ट का कंसेप्ट टेस्ट करता है। नेक्स्ट एसेंशियल, कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू। कंसीडरेशन ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई वैल्यू हो, और ये वैल्यू होना जरूरी है, वैल्यू इक्वल होना जरूरी नहीं है। यानी फर्स्ट कीजिए अगर हमने गाड़ी बेचने का एग्रीमेंट ये किया कि हम आपको गाड़ी देते हैं बगैर किसी पैसे के, तो कहते हैं इसमें कंसीडरेशन नहीं है। लेकिन अगर 10 लाख की गाड़ी हम 10,000 में बेच देते हैं, क्या आप कंसीडरेशन है? बिल्कुल कंसीडरेशन है। लॉ ये कहता है कंसीडरेशन होना जरूरी है, कंसीडरेशन का इक्वल होना जरूरी नहीं। यानी अगर कंसीडरेशन है तो सही लेकिन इनएडिक्वेट है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर कंसीडरेशन है ही नहीं, नो कंसीडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। दोनों में फर्क है, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में और नो कंसीडरेशन में फर्क है। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नो कंसीडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड। नेक्स्ट, कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, वो कोई असल में होनी चाहिए, हकीकत में, कोई ख्याली ख्वाबी चीज नहीं होनी चाहिए कंसीडरेशन। यानी इसे इम्पॉसिबल, कंसीडरेशन को इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए और ना ही कंसीडरेशन को अनसर्टन होना चाहिए। किसी पंडित ने कहा
हाँ जी मुझे 10 लाख रुपया दो, मैं आपके मुर्दा जो बंदा है हाँ जी इसको जिंदा कर देता हूँ, तो क्या ये कंसीडरेशन रियल है? रियल नहीं। ठीक है, एक बंदे ने दूसरे ने कहा मेरे पास नौकरी करो, अपनी एग्जिस्टिंग नौकरी जॉब छोड़ के मेरे पास जॉब करो और मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दूंगा तुम खुश हो जाओगे। नहीं, क्या क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? ये रियल नहीं है, अनसर्टन है, सर्टेनिटी नहीं है। कंसीडरेशन रियल होनी चाहिए, इम्पॉसिबल भी नहीं हो। रियल का मतलब क्या है? ना इम्पॉसिबल हो ना ही अनसर्टन हो, इल्यूजनरी ना हो। इल्यूजनरी का मतलब ख्याली ख्वाबी किस्म की, जैसे ये मैं खुश कर दूंगा, ठीक है इतने पैसे मिले, तो ये कोई वैलिड कंसीडरेशन नहीं है। सर्टन नहीं ना कितने पैसे पे करेगा। इट मस्ट बी समथिंग विच प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। ये कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो प्रोमिसर की ऑलरेडी जिम्मेदारी नहीं है उस पार्टी की, जो पार्टी काम करे। जैसे फर्ज कीजिए मार्केट में आग लगी, दुकान में आग लगी, अब उसमें फायर ब्रिगेड वाले आ गए और फायर ब्रिगेड वाले ने आग बुझाई। अब क्या फायर ब्रिगेड वाले उस दुकानदार से पैसे ले सकते हैं कि सर हमने आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया, आग बुझाई? भाई तुम लोगों का काम यही है, तुम लोगों को तो गवर्नमेंट ने रखा इसलिए कि जहां आग लगे वहां पहुंचो आग बुझाने के लिए। तो इसके लिए ये वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी ड्यूटी थी। ठीक है, जिस तरह हम सब की ड्यूटी है कि अगर हम किसी जगह पे कोई जुर्म होता देखे तो कानून को इसकी इत्तला दे। ठीक है, एक जगह पे एक जुर्म हुआ, अब जो एग्रीव्ड पार्टी थी वो पुलिस के पास गया, कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा जी इस जुर्म का सबूत लेके आओ, कोई गवाह है? वहां पे गवाह था। अब गवाह उस एग्रीव्ड पार्टी से कहने लगा मैं तो कोर्ट में जाके गवाही नहीं दूंगा। एग्रीव्ड पार्टी ने कहा चलो ऐसा करो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, तुम कोर्ट में जाके गवाही दे दो। गवाह ने कहा ठीक है, कोर्ट में गया, उसने गवाही दी, बाद में एग्रीव्ड पार्टी ने 10,000 देने से इनकार कर दिया। बताइए क्या जो गवाह है वो 10,000 रुपया रिकवर करवा सकता है एग्रीव्ड पार्टी से? क्यों नहीं करवा सकता? वो ऑलरेडी उसकी जिम्मेदारी थी कि गवाही देता। ठीक है, क्योंकि जो हमारी अगर कोई पब्लिक ड्यूटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ऑलरेडी हमने करना है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा पैसे रिसीव नहीं कर सकते। क्या एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट पास करने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत ले सकता है? ऐसे ले सकता है? नहीं ले सकता, लीगली नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी जिम्मेदारी है कि वो फैसला करे। ठीक है, वो साइन करने के लिए, अप्रूवल करने के लिए, उसकी साइट पे जाके इंस्पेक्शन करने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए पैसे डिमांड नहीं कर सकता। फिर इट मस्ट बी लॉफुल। ये ऐसी नहीं होनी चाहिए कंसीडरेशन जो इलीगल हो। ठीक है, यानी किसी को अगर हम ये कहते हैं कि भाई हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे, जरा इसको मजा चखाओ, इसको मारो, इसको सही तरह ठोक दो, हाँ एक बेटी मिलेगी इसको ठोक दो, तो क्या ये लॉफुल कंसीडरेशन है? नहीं, लॉफुल कंसीडरेशन नहीं है। एसेंशियल्स क्लियर हो गए? कितने एसेंशियल्स हैं हमारी कंसीडरेशन के? 7। पहला, इट मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। नेक्स्ट, इट में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी प्रोमिसी या कोई और बंदा भी उसके बिहाफ पे कंसीडरेशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, वो ध्यान में रखिएगा, आगे चल के पढ़ेंगे हम। फिर कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी, फ्यूचर भी। कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू। इसमें दो चीजें बताइए आपको, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन और नो कंसीडरेशन। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नो कंसीडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। कंसीडरेशन मस्ट बी रियल, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होनी चाहिए या अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। इट मस्ट बी समथिंग विच प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। जैसे फर्ज कीजिए कोई किसी की ड्यूटी है कोई काम करना, वो इसके बदले में किसी दूसरे से पैसे नहीं मांग सकता ये सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे आपको फायर ब्रिगेड वाली एग्जांपल दी। इट मस्ट बी लॉफुल, ये लीगल होनी चाहिए, इलीगल कोई भी चीज कंसीडरेशन नहीं। ये है हमारे एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू रूल। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हमारा रूल क्या है जो यहां पे हमने सीखा कि अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या? ऐसी एग्जांपल्स जिनमें, ऐसे केसेस जिनमें कंसीडरेशन नहीं होगी लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड समझा जाएगा, ये है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या है? सबसे पहली एक्सेप्शन, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए एक फादर जो है वो अपने सन को के साथ कोई एग्रीमेंट करता है, ठीक है, कि मैं जो है वो आपको ये प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा फॉर एग्जांपल। या दादाजी है वो अपने पोते से बड़ा प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कॉलेज की जितनी भी फीस होगी वो मैं दूंगा, या तुम्हारी अगले बर्थडे पे मैं तुम्हें नई गाड़ी का तोहफा दूंगा। इस तरह के एग्रीमेंट्स अगर होते हैं, इनमें देखिए सोचिए दूसरी तरफ से पार्टी कोई कंसीडरेशन नहीं पे कर रही, ये वन वे कंसीडरेशन है, टू वे नहीं है। तो हमारे जनरल रूल के मुताबिक तो इसको वाइड होना चाहिए। लॉ कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा लेकिन इसकी कुछ शराइत है, कंडीशन गौर से समझिएगा, ये आई कैप की फेवरेट है ये कंसेप्ट, कि जब नेचुरल लव एंड इफेक्शन हो और एक पार्टी एग्री करे किसी चीज पे दूसरी पार्टी के साथ, तो इसमें कंसीडरेशन होना लाजमी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अब फर्ज कीजिए अगर वो सालगिरह आती है और दादाजी मुकर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने कोई गाड़ी नहीं दे तुम्हें,
क्या अब जो पोता है वो बाय लॉ एनफोर्स करवा सकता है इस एग्रीमेंट को? जनरल रूल अगर लगाए ना तो कंसिडरेशन नहीं एनफोर्स नहीं करवा सकता, लेकिन लॉ ये कहता है कि ये चूंकि एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लॉ एंड इफेक्शन में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं, ये एनफोर्स करवाया जा सकता है, लेकिन अगर ये चार कंडीशन पूरी हो रही है। चार कंडीशन क्या? पहली कंडीशन, नियर रिलेशनशिप हो, करीबी ताल्लुक हो दोनों पार्टीज का। ये नहीं किसी अनजान बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लिया, कोई रिश्तेदारी हो, जैसे कि हमारी वाली एग्जांपल में है लव एंड इफेक्शन। वो कह रहा है भाई वो उनमें रिश्ते ऐसे हो कि वो नफरत ना करते हो एक दूसरे से, ठीक है, वो जो कुदरती हाँ एक रिलेशनशिप होता है वो एग्जिस्ट करता हो। फिर इन राइटिंग होना चाहिए इस एग्रीमेंट को, और रजिस्टर करवाना भी जरूरी है। आपको याद है हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया था, क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न होना जरूरी है या ओरल भी हो सकते हैं? तो हमने ये पढ़ा था ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनका रिटर्न होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। उनमें से अब एक एग्रीमेंट, ये एग्जांपल आ गई मेरे सामने कि एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन। अब बताइए इस एग्जांपल में क्या पोता रिकवर करवा सकता है गाड़ी बर्थडे में? अगर ये इन रिटर्न था और जो है ये रजिस्टर करवाया गया था, फिर इसको इन्फोर्स करवाया जा सकता है जी। रजिस्ट्रेशन के लिए रेलिवेंट अथॉरिटीज होती है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल केस है। हस्बैंड एंड वाइफ जो थे उनका आपस में अक्सर झगड़ा होता था। अब दोनों के जो फैमिली के बड़े लोग थे उन्होंने मिल बैठ के उन्होंने कहा कि कोई सेटलमेंट का रास्ता निकालते हैं। तो तय ये पाया कि इन दोनों में लड़ाई झगड़े चूंकि बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बेहतर है कि ये दोनों फिलहाल कुछ अरसे के लिए अलग रहता रहे। इस अरसे में जो हस्बैंड है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो वाइफ को एक सर्टन सम ऑफ मनी मंथली पे करता रहे। एग्रीमेंट हुआ, ये साइन हो। अब इसमें देखिए 1 में कंसीडरेशन है, 2 में नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने एहतियातन इस कॉन्ट्रैक्ट को इन राइटिंग भी ले लिया, रजिस्टर भी करवा लिया, लेकिन हस्बैंड ने मंथली पेमेंट उसके बाद नहीं की। वाइफ ने केस फाइल कर दिया। अब बताइए क्या वाइफ को मंथली पेमेंट मिलेगी? जज ने फैसला किया नहीं मिलेगी, नहीं मिल। उसने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट आपका शुरू यहां से हो रहा है कि दोनों पार्टी के दरमियान में बेतहाशा झगड़े होते थे, इसलिए बड़ों ने मिलकर ये फैसला किया कि ये अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इसलिए इन राइटिंग है, रजिस्टर्ड भी है, नियर रिलेशनशिप भी है। महिला में इन्फेक्शन कहां चला गया? कोई पेमेंट नहीं मिल रही। तो चारों कंडीशंस होना जरूरी है। ये एक्सेप्शन समझ आ गए। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अगर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को कंपनसेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जब दुकानदार आग लगी वापस आया, आग बुझ चुकी थी, उस वक्त उसके जिम्मे कोई पैसे नहीं थे अदा करने। लेकिन अगर इस वक्त वो ये कहता है कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा क्योंकि आपने मेरी दुकान जो है उसको आग नुकसान से बचाया, ये एग्रीमेंट वैलिड है। लेकिन इस एग्रीमेंट में तो दूसरी तरफ से वो पार्टी अब कुछ नहीं कर रहे, हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुकी है, ठीक है। कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, इसलिए उसने कहा पास्ट में अगर किसी बंदे ने वॉलंटरी रजा कराना तौर पे ही कोई काम किया हो, रजा कराना तौर पे काम, और वो दूसरी पार्टी एग्री कर ले उसको पेमेंट करने के लिए, तो वो कंसीडरेशन पास्ट वाली वैलिड समझी जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है? अगर आपने किसी से पैसे रिकवर करवाने हैं और ड्यू डेट के 3 साल तक आप उससे पैसे डिमांड नहीं करते, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, तो लॉ ये कहता है 3 साल के बाद भी आप उससे पैसे रिकवर नहीं करवा सकते। लेकिन फर्ज कीजिए 3.5 साल हो गए, हमने उस बंदे से कहा भाई पैसे, आपने हमें 3-3.5 साल पहले हमसे 1 लाख रुपया उधार लिया था। कहने लगा भाई अब तो टाइम गुजर गया, अब तो कोई कानून जो है वो तुम्हें तो इन्फोर्स नहीं करवा सकते, तुम मेरे से रिकवर नहीं करवा सकते 1 लाख, कोई 1 लाख रुपया नहीं, भाग जाओ। तो वापिस आ गए। अगले दिन देखा सुबह सुबह हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से कोई खटखटा रहा है। हमने खोला, वही बंदा कहता है मेरे ख्वाब में रात को मौत के फरिश्ते आए थे और मैं तो डर गया हूं। तो अब मेरा जमीर जाग गया है, जो अब टाइम बाद डेट था मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूं। अब बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं, अनलेस हाँ आप इसे रिटर्न करवा लें, इसको उस बंदे से साइन करवाएं डेटर से कि भाई बाद में कल को मुकदमा ना जाए, साइन करवा ले, और ये डेट रिलेट करता हो ऐसे डेट से जो कि टाइम गुजरने की वजह से टाइम बार्ड हुआ है। यानी ये वाली प्रोविजन किस सिचुएशन में अप्लाई होगी? टाइम बार्ड डेट में, ठीक है। ये कानून से कहते हैं लिमिट, लॉ ऑफ लिमिटेशन। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ये लिखा है कि अगर आपने 3 साल तक अमाउंट रिकवर नहीं करवाई, क्लेम नहीं की, तो बाद में भी क्लेम नहीं कर सकते। तो कह रहे ऐसा जो डेट जो लॉ ऑफ लिमिटेशन से रिलेट करता हो, टाइम बार्ड हो चुका हो,
वो आप रिकवर करवाना चाहते हैं तो एग्रीमेंट इन राइटिंग होगा और साइंड बाय डेटर, वो बंदा जिसने अमाउंट पे करनी है साइन करेगा, फिर आप रिकवर कर सकते हैं। टाइम बार्ड के बाद यानी 3.5 साल गुजर गए, अब एग्रीमेंट जो हमारा डेट था वो खत्म हो गया, हमारा राइट नहीं रहा। अब 3 साल के बाद अगर वो बंदा हमारे पास आता है कि हम उससे रिकवर करवाना चाहते हैं तो फिर ज़बानी कलामी एग्रीमेंट नहीं होगा, वो भी रिटर्न होना जरूरी है। अब इसका मतलब ये एक और एग्जांपल आ गई हमारे पास जिनमें एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी है। एक नेचुरल लॉ इन्फेक्शन वाली थी और दूसरा एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब समझिएगा। कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब यह है, गिफ्ट या इसे डोनेशन भी कह सकते हैं, गिफ्ट या डोनेशन भी कह सकते हैं। डोनेशन, अगर कोई डोनर किसी के साथ वादा करे डोनेशन देने का कि मैं आपको डोनेशन दूंगा, याद रखिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अगर वो ऑलरेडी वो चीज जो उसने डोनेशन के तौर पे देनी ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, इसे कहते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट का ऑपोजिट होता है इनकम्प्लीट गिफ्ट। इनकम्प्लीट गिफ्ट वो होता है जो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को भी दिया ना हो, ठीक है, और अगर दे चुका है तो उसे कहेंगे कंप्लीटेड गिफ्ट। कहते हैं आप किसी को गिफ्ट के डोनेशन के तौर पे चीजें दी, ठीक है, फर्ज कीजिए मस्जिद में तामीर हो रही थी, आपने 10 बोरी सीमेंट जो है वो मस्जिद में दे दिया, उसके बाद आपने कहा नहीं ये सीमेंट तो मैं घर में भी जरूरत है तो ये सब वापस लेना चाहिए मुझे, क्या वापस ले सकते हैं? नहीं, कंप्लीटेड गिफ्ट है, आप डोनेट कर चुके हैं। हाँ, अगर बोरियां आपके घर में पड़ी हुई हैं और आप इमाम साहब से जो है वो वादा करते हैं कि मैं आपको कल सुबह 10 बोरी सीमेंट दे दूंगा और अगले दिन आपका इरादा बदल जाता है, क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है? ये नहीं है, ये इनकम्प्लीट गिफ्ट है। कंप्लीटेड गिफ्ट वैलिड है, बात समझ आ गई? कंप्लीटेड गिफ्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, ये भी उससे मिलता जुलता है, ठीक है। इमाम साहब ने ऐलान किया कि जी जो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा जन्नत में उसको घर मिलेगा। एक नमाजी कहने लगा मैं 10 लाख रुपया दूंगा, लेकिन अगले महीने वादा किया उसने, अगले महीने 10 लाख भी नहीं किया। क्या मस्जिद की इंतजामिया रिकवर करवा सकती है? 10 लाख रिकवर नहीं करवा सकती। क्यों? कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन इन रिटर्न नहीं है। लेकिन फर्ज कीजिए अगर इस आदमी के कहने पे मस्जिद इंतजामिया ने किसी के साथ एग्रीमेंट कर लिया हो और वो 4 लाख रुपया खर्च हो चुका हो मस्जिद की तामीर में, बताइए अब जो डोनर है वो लायबल है पे करने के लिए? अब लायबल है, लेकिन कितनी अमाउंट पे करने के लिए लायबल? 4 लाख, 10 लाख नहीं। तो अगर आप सिर्फ प्रॉमिस करते हैं कि चैरिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, किसी को चैरिटी के तौर पे कोई चीज देंगे, दी नहीं अभी, वादा किया, तो फिर ये कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, वो तो हमारा जनरल रूल लगेगा। लेकिन अगर इस वादे की बेस पे दूसरी पार्टी ने कोई लायबिलिटी इनकर कर ली है, फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जितनी लायबिलिटी इनकर हुई है वो पे करेंगे। 4 लाख हुई है 4 लाख, अगर 15 लाख हुई है लायबिलिटी इनकर तो फिर 10 लाख डेफिनेटली, क्योंकि हमने हमारा प्रॉमिस 10 लाख का था। नेक्स्ट वगैरह कुछ अदर कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इनमें भी कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है, बेलमेंट, गारंटी और एजेंसी, ठीक है। ये सिर्फ एक रटे वाला पॉइंट है, इसमें कंसेप्ट कोई नहीं, रेलिवेंट कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं टॉपिक्स में। एक्सेप्शंस क्लियर हो गई, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट हमने क्या समझा कि हमारा जनरल रूल ये है कि कंसिडरेशन होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इसकी एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शन से मुराद ऐसी सिचुएशन जिनमें कंसिडरेशन नहीं भी होगी फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड समझा जाएगा। वो पहले सबसे अहम एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचर लॉ एंड इफेक्शन, ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, लेकिन 4 कंडीशंस पूरी हो जाए तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट, इसकी भी कंडीशंस है 3। कंप्लीटेड गिफ्ट, जो आप दे चुके हैं, गिफ्ट अगर किसी को ट्रांसफर कर चुके हैं तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, प्रॉमिस करते हैं कि चैरिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अगर बाद में कंट्रीब्यूट नहीं करते तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। लेकिन अगर वो पार्टी लायबिलिटी इनकर कर चुकी हो तो फिर वैलिड है। और कुछ अदर कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट, गारंटी, एजेंसी। आज का लास्ट कंसेप्ट हमारा एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उन 2 पार्टीज जिनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उनका प्राइवेट मैटर होता है। स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में उसका जिक्र ही क्यों ना हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में उसका जिक्र ही क्यों ना हो। फर्ज कीजिए ए ने बी से कहा कि आपने सी के घर में पेंट करना है, ठीक है, सी के घर में पेंट करना। अब बी ने पेंट नहीं किया,
क्या सी इन्फोर्स करवा सकता है कि आप मेरे घर में पेंट करें? नहीं करवा। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट तो सी का हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो बी का हुआ है। ए बी को कह सकता है, सी नहीं कह सकता। सी कौन है? स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है? जो ना ऑफरर है ना ऑफरी है। ठीक है, ये केस नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकता, लीगल एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन ये 4 एक्सेप्शंस हैं। इन केसेस में जो स्ट्रेंजर है वो भी लीगल एक्शन ले सकता है, हालांकि ना वो ऑफरर है ना ऑफरी। ये 4 एक्सेप्शन। पहली एक्सेप्शन इजी, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट। अगर एजेंट ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है, प्रिंसिपल स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकता है? बिल्कुल, क्योंकि एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट किया। समझ आ गया सर? दूसरी एक्सेप्शन, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ये जरा पहले समझिएगा। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो भी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दिए जाए जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। असाइनमेंट का मतलब क्या है? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर कर दीजिए किसी दूसरी पार्टी। जैसे आपने अंदाजा होगा कि जब डेथ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसके जो लीगल हियर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको राइट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होते हैं। ये कह रहा है कि असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले समझ लीजिए कि राइट्स एंड ड्यूटीज थर्ड पार्टीज को ट्रांसफर होना। कहता है तो वो थर्ड पार्टी जिनको राइट्स एंड ड्यूटी ट्रांसफर हुए वो लीगल एक्शन ले सकती है। इसके 2 एग्जांपल देता है। कहता है एक बंदे ने इंश्योरेंस करवाई, मिस्टर ए ने इंश्योरेंस कंपनी वाले से इंश्योरेंस करवाई, लाइफ इंश्योरेंस के अगर मेरी सडन डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी वाले, एग्रीमेंट ये हुआ अगर एक ही सडन डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उसके घर वालों को, उसकी बेवा को 10 लाख रुपए अदा करेंगे। अब एक ही सडन डेथ हो गई, बेवा ने क्लेम किया, क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले ये कह सकते हैं कि आप तो स्ट्रेंजर, आपके साथ हमारा एग्रीमेंट ही नहीं होता, वो ए आएगा तो उसको पैसे देंगे, तो वो कहां से आएगा? तो हाँ, तो ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनमें राइट्स एंड ड्यूटीज असाइन हो जाती है। इनमें स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट यानी जो विडो है वो एक्शन ले सकती है। दूसरी एग्जांपल है इंसॉल्वेंसी। जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट एक असाइनी या रिसीवर या लिक्विडेटर अपॉइंट कर देता है। अब इस इंसॉल्वेंट पर्सन के जितने भी एग्रीमेंट है, जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं उस लिक्विडेटर को, असाइनी को, रिसीवर को। तो वो जो असाइनी है, ऑफिशियल असाइनी, वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करवा सकता है, हालांकि उन कॉन्ट्रैक्ट में उसका जिक्र नहीं होगा, वो तो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है असाइनी। तो इन 2 एग्जांपल्स में स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, फैमिली सेटलमेंट। वो हमारा जो जनरल रूल है ना कि ए ने बी से कहा कि सी के घर में पेंट करो, तो सी के पास कोई राइट नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सके, वो स्ट्रेंजर जो है। लेकिन फैमिली सेटलमेंट के केसेस में सी के पास ऑप्शन होगी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सके। ठीक, एग्जांपल सुनिए। फादर है, एज उसकी 70 इयर्स, मदर की एज 65 इयर्स, उनका एक बेटा है जिसकी एज 30 है। प्रॉपर्टी बाप के नाम पे है, बाप जो है वो मरने के करीब है, लेकिन उसे फिक्र यह है कि जो मेरा बेटा है ना वो कोई नाफरमान किस्म का बेटा है, एक ही बेटा है ना, वो भी नाफरमान। वो कहने लगा मैं अगर इसको प्रॉपर्टीज के नाम पे ट्रांसफर कर दी ना, मरने के बाद तो ट्रांसफर हो जानी है, लेकिन अगर इसके नाम तो इसके बाद में ये अपनी माँ को कुछ नहीं पूछेगा, कुछ इसका ख्याल नहीं रखेगा। उसने बेटे को बुलाया, कहा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये कि तुम वादा करो मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लगाता हूँ, वादा करो हर महीने अपनी वालदा को 50,000 रुपया महाना हर्ज के तौर पे दोगे, वरना मैं ये प्रॉपर्टी किसी ना किसी वक्फ करने लगा हूँ, किसी ना किसी ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर करने लगा हूँ, कोई फलाही इदारे किसी उसके हवाले हैंड ओवर कर दूंगा। अब बेटे ने वादा कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है मैं वालदा को हर महीने 50,000 रुपया दूंगा। एग्रीमेंट हो गया दोनों के दरमियान। फादर उसके कुछ दिन के बाद एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई। अब उसके बाद इस सन बेटे ने 50,000 महीना वालदा को नहीं दिया। बताइए क्या वालदा इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं? जनरल रूल ये था कि वो स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन लॉ कहता है जहां पे फैमिली सेटलमेंट के केसेस आएंगे ना, फैमिली के दरमियान में, वहां पे ये रूल एक्सेप्शन समझी जाएगी, यानी यहां पे वो स्ट्रेंजर जो है वालदा कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। फैमिली सेटलमेंट के केस में इसकी इजाजत है स्ट्रेंजर को कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने की। क्लियर होगी? थर्ड एग्जांपल। फोर्थ, ट्रस्ट और चार्ज। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट है 3 लोगों का रिलेशनशिप। ट्रस्ट में 3 लोग होते हैं, ट्रस्टर जो ट्रस्ट करता है, ट्रस्टी जिस पे ट्रस्ट किया जाए,
बेनिफिशियरी जिसके फायदे के लिए ट्रस्ट बनाया गया। फर्ज कीजिए एक अरबपति बंदा है, उसका बिजनेस जो है वो फैला हुआ है, एक्सपोर्ट भी करता है, इम्पोर्ट भी करता है। उसका एक बेटा है, उसकी बेटे की उम्र है 8 साल, और अरबपति को डॉक्टर ने बताया कि वो कैंसर का पेशेंट है और वो 3 महीनों से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अब अरबपति का एक ही बेटा, और कोई जो है वो है भी नहीं जो कारोबार को संभाले। तो उसे खतरा है कि अगर मैंने अभी सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज के माइनर के हैंड ओवर कर दी तो दूसरे लोग जो है वो हो सकता है कि इससे पैसे जो है वो ठग ले किसी तरीके से, या ये बिजनेस को जो है वो सही तरीके से मैनेज ना कर सके। 8-10 साल की उम्र का बच्चा, अब वो क्या करे? उसके जहन में एक आइडिया है। उसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें हैंड ओवर कर देता हूं, लेकिन एज ओनर नहीं होगे तुम होगे एज ट्रस्टी। मैं तुम पे एतबार कर रहा हूं, ठीक है? जब मेरा बच्चा 18 साल का हो जाए तो तुमने ये सारी प्रॉपर्टी वापस कर देनी है मेरे बच्चे को, क्योंकि तब तक मैं तो जिंदा नहीं होऊंगा। ये रिलेशनशिप जो होता है इसे कहते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होता है वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई कॉर्पोरेट बॉडी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल पे जरा मुकरने का खतरा होता है, इंडिविजुअल की अपनी नीयत भी खराब हो सकती है। बहरहाल ये 3 पार्टीज का रिलेशनशिप कहलाता है ट्रस्ट। अब इसमें क्या बेनिफिशियरी जब 18 साल का हो गया, अब जो दोस्त है वो उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं करा प्रॉपर्टी, क्या बेनिफिशियरी इस ट्रस्ट डीड के मुताबिक जो एग्रीमेंट तय हुआ है इसको इन्फोर्स करवा सकता है? क्या बिल्कुल करवा सकता है। इसे ट्रस्ट या चार्ज का नाम भी दिया जाता है, वो भी सिमिलर कंसेप्ट है। तो ट्रस्ट या चार्ज के केस में भी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट यानी बेनिफिशियरी जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वो मौजूद नहीं था, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। जी कुछ समझ आई कंसिडरेशन की? हमने 3 चीजें सीखी आज के लेक्चर में। एक एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, दूसरा एक्सेप्शंस किसकी? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा एक्सेप्शंस किसकी? डेरिवेटिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब चलते हैं केस स्टडीज की तरफ। सबसे पहले केस स्टडी पेज 40, केस स्टडी 4। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सोच के आंसर कीजिएगा। कह रहा है एज अंकल इन ए सडन डिस्प्ले ऑफ जेनरसिटी प्रॉमिसेस हिम ए वॉच एज ए गिफ्ट ऑन हिज नेक्स्ट बर्थडे। एक चाचा ने कहा कि अगली बर्थडे पे मैं तुम्हें एक कीमती घड़ी का तोहफा दूंगा। इफ द अंकल फेल्स टू गिव द वॉच कैन दे डू एनीथिंग अबाउट इट लीगली? मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, अगर देखिए नियर रिलेशनशिप है, लव एंड अफेक्शन भी हमें क्वेश्चन में उसने कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी कि पता चले नहीं है, दोनों कंडीशन है। हम कहेंगे रिकवर नहीं करवा सकता अनलेस इन राइटिंग या रजिस्टर्ड हो। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं या ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। रिकवर करवा सकता है प्रोवाइडेड ये इन राइटिंग हो और रजिस्टर्ड हो, ठीक है? दोनों का मतलब सेम ही, दोनों तरीकों से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, am offered a reward to anyone who would rescue his wife dead or alive from a burning building. A fireman risking his life को अंडरलाइन कीजिए, brought out the wife's dead body, is entitled to recovery of the reward. यहाँ पे देखिए फायरमैन का काम क्या होता है? आग बुझाना। भाई अंदर आग लगी हुई है, फायरमैन अंदर जाके वो जो है वो क्या चीजें ढूंढते हैं, पकड़ के लाते हैं कोई चीज? नहीं। अगर कोई बंदे की जिम्मेदारी तो है कोई काम करना, लेकिन वो उससे एक्स्ट्रा आगे जाते हुए जो कि उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं है एक्स्ट्रा काम करता है, तो इसको लॉ वैलिड कंसीडरेशन के तौर पे मानता है। तो इस एग्जांपल में जो फायरमैन था उसने एक्स्ट्रा रिस्क लिया अपनी लाइफ का, वरना नॉर्मली इसका मतलब यह है कि जो उनकी ड्यूटी होती है वो इस तरह के घरों में वो अंदर जाके चीजें, कीमती चीजें नहीं ढूंढते, ठीक है? और जहां पे जान का खतरा हो वैसे तो बचाने की कोशिश करते हैं जो अंदर इंसान होते हैं, लेकिन अगर जान का खतरा हो ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेते। यहां पे उसने एक्स्ट्रा रिस्क लिया, ठीक है? अगर ये उसकी पब्लिक ड्यूटी में शामिल था ये काम करना जो उसने किया, फिर ये क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने अपनी पब्लिक ड्यूटी से एक्स्ट्रा काम किया फिर ये रिवार्ड क्लेम कर सकता है। ये वाली एग्जांपल समझ आ गई? ये किस रूल पे बेस कर रही थी हमारे? It must be something which promiser is not already bound to do. Next 6, A being in the dire need of money sells his new car purchased 2 months ago at a cost of rupees 172,000 for rupees 11,000. 1,72,000 की गाड़ी खरीदी और 11,000 की बेच दी क्योंकि पैसों की ऐसा जरूरत थी। Afterwards, A seeks to set aside the contract on the ground of inadequacy of consideration. Will he succeed? बाद में कहते हैं consideration inadequate थी, कहता है inadequate consideration valid consideration है। दो कंसिडरेशन होती तो फिर कहा जाता कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड। क्वेश्चन 7, एक्स सोशल रिफॉर्मर
promised a reward of rupees 1000 if Y refrained from smoking for 2 years. Y does so. Is he entitled to the reward? तो अगर एक्स कहे भाई तुमने किया क्या, एक्स कहे वाई से तुमने क्या किया, तो कहेगा नहीं मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन एग्रीमेंट क्या हुआ था, कुछ ना करने का, स्मोकिंग ना करने का एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो कंसीडरेशन कुछ टू डू की भी हो सकती है, नॉट टू डू की भी हो सकती है। इस एग्जांपल में कंसीडरेशन किस चीज की है, नॉट टू डू की, तो ये वैलिड है, वाई को रिवॉर्ड मिलेगा। ये राइटिंग होना जरूरी नहीं है, ये राइटिंग होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन 8, A writes to B, at the risk of your own life you saved me from a serious motor accident. I promise to pay you rupees 1000. A does not pay. Advise B as to his legal rights. अच्छा, जब उसने उसे अचानक एक्सीडेंट, गाड़ी आ रही थी, उसे बचाया, उस वक्त बी ने उसे नहीं कहा होगा कि भाई मुझे बचाओ, वो तो खुद दौड़ के सड़क पार कर लेता। तो उस वक्त कोई राइट नहीं था बी का कि वो इसे क्लेम करता, लेकिन उसके बाद ए ने अगर ये कहा कि तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, अब ये वैलिड एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये पास कंसीडरेशन वाला। ठीक है, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कंसीडरेशन में भी पास, आप इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हैं एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज। तो कंक्लूजन पे आइए, क्या बी रिकवर करवा सकता है अमाउंट? बिल्कुल रिकवर करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ए ओव्स बी रुपीज 1000 बट द डेट इज बॉट बाय लिमिटेशन। टाइम बाउंड डेट हो गया। ए गिव्स ए लेटर टू बी रिगार्डिंग टू पे हिम रुपीज 500 ऑन अकाउंट ऑफ द डेट। इज दिस ए वैलिड एग्रीमेंट? अब देखिए, रिटर्न एग्रीमेंट उसने दे दिया, साइन हो गया, तो ये कंडीशंस हमारी पूरी हो गई। इन राइटिंग है, साइन बाय लेटर है और रिलेटेड टू लिमिटेशन, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है। हालांकि इसमें देखें, वो जो कंसीडरेशन पास की 1000 थी वो तो एक्सपायर हो गया, तो अब अगर करता है तो बदले में से कोई चीज नहीं मिलेगी। जो बंदा वादा करता है कि मैं पे कर दूंगा, क्योंकि जो कंसीडरेशन थी पास्ट में वो 3 साल पूरे होने की वजह से एक्सपायर हो चुकी, लेकिन लॉ कहता है इसको भी हम वैलिड समझेंगे अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए। 12, A promises to make a gift of rupees 3000 towards the repair of a temple. Temple कोई वो मंदिर शंदर है, वो भी ट्रस्टी ऑफ द टेम्पल ऑन द फेथ ऑफ हिज प्रॉमिस इनकर्स लायबिलिटी। ट्रस्टीज जो है यानी जो मुंतजिम है, उन्होंने लायबिलिटी इनकर की। ए डज नॉट पे, कैन द ट्रस्टी रिकवर द प्रॉमिस अमाउंट फ्रॉम ए? हाँ, कर सकते हैं। अगर लायबिलिटी इनकर ना की होती फिर ना रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि लायबिलिटी इनकर हो चुकी है रिकवर करवा सकते हैं। 13, A find B's purse and gives it to him. B promises to give A rupees 100. Can they get the money? हाँ, पास वॉलंटरी सर्विस से प्रॉमिस कर लिया उसने, बाद में कर सकता है। नेक्स्ट आई क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, मिसेज इकराम वाज सर्चिंग फॉर ए हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटीज पोस्ट लोकेलिटी। हर ग्रैंडफादर नदीम हैड प्रॉमिस्ड टू पे हर रुपीज 1 million बाय वे ऑफ ए गिफ्ट फॉर द परचेज ऑफ द हाउस। नदीम ने वादा किया कि वो गिफ्ट के तौर पे 1 million देगा। अच्छा, अभी दिया नहीं है तो कंप्लीटेड गिफ्ट वाला तो केस रूल नहीं लगेगा। और वैसे भी जो उसने ग्रैंडफादर बता दिया ना, तो मुझे लग रहा है कि ये कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन की तरफ जाएगा। After finalizing the deal with one of the state brokers, Mrs. Ikram asked Nadeem to pay her rupees 1 million as promised. Nadeem, however, refused to pay the amount. Mrs. Ikram filed a suit against her grandfather Nadeem for the enforcement of the promise made by him. Under the provisions of the Contract Act, it is to advise under what circumstances Mr. Ikram would be able to recover the amount from Nadeem. ये नहीं कहा उसने कि मुझे बताओ मिसेज इकराम रिकवर कर सकेगी कि नहीं, कहा है बताओ कौन सी सर्कमस्टेंसेस में मिसेज इकराम रिकवर कर सकती थी। अगर ये चारों कंडीशंस पूरी हो तो फिर रिकवरी करवाई जा सकती है। यहां पे वो उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि प्रॉमिस वर्बल है या रिटर्न है, ठीक है, लेकिन तो हम डिसीजन नहीं कर सकते, लेकिन उसने डिसीजन के बारे में पूछा भी नहीं। यहां क्लियर हो गया ये बात। नेक्स्ट, मोहसिन प्रॉमिस्ड एहसन दैट ही विल पे हिज यूनिवर्सिटी फी। लेटर मोहसिन suffered losses in his business and refused to pay the fee. Mohsin is of the view that since the agreement was without consideration, it does not constitute a valid contract. However, Ahsan believes that the agreement is enforceable under law as it meets certain other conditions. कह रहा है ये कुछ दूसरी conditions meet करता है. You are required to narrate the conditions which Ahsan may be referring to. जी, कौन से वाला केस है? ये असल में क्वेश्चन 14 का ही रिपीटिशन है, लेकिन उसने फैक्ट्स थोड़े से चेंज किए। अच्छा, क्वेश्चन में कैसे आपको पता चला ये नियर रिलेशनशिप है? कैसे पता चला? हाँ, वैसे कह रहे हैं कंडीशन बताए, तो कंडीशन तो यही बनती है कंडीशन, लेकिन बेहतर था इस क्वेश्चन में लिख देता कि ये दोनों भाई है। मोहसिन एंड एहसन नाम से वैसे लग रहा है कि भाई है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं किया, उसे मेंशन करना चाहिए। बहरहाल आप इस कंसेप्ट में तो पहुंच गए ना कि वो कौन सी कंडीशन हमसे पूछ रहे। क्वेश्चन 17, एक्स द फादर ऑफ ए माइनर डॉटर डी एंड वाई द फादर ऑफ ए माइनर सन एस। डॉटर डी है, सन एस है, एक्स फादर है डी का और वाई फादर है एस माइनर का। एग्रीमेंट किनके दरमियान में हो रहा है? एक्स और वाई के दरमियान में।
enter into agreement of marriage for D and S on the condition that after the marriage Y would pay his daughter-in-law D rupees 500 as monthly maintenance expense. फर्क समझ आया? ये केस समझ आया? ये ठीक है। एक फादर जो लड़की का बाप है वो लड़के के बाप से ये कह रहा है कि हम शादी करवा देते हैं, शर्त ये है कि आप शादी के बाद डॉटर इन लॉ को मंथली 500 रुपया पे करेंगे। एग्रीमेंट हो गया। आफ्टर द मैरिज टुक प्लेस एक्स डाइड, शादी के बाद एक्स जो है उसकी डेथ हो गई है, जो लड़की का बाप था। वाई रिफ्यूज टू पे द एग्रीड अमाउंट टू डी, वाई ने डी से कहा मेरा तुम्हारा तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, मैं कोई पेमेंट नहीं करूंगा तुम्हें। इज डी एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट? हाँ, ये नॉर्मल केस होता तो हम कहते हैं कि रिकवर नहीं, क्योंकि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये फैमिली सेटलमेंट का केस है। फैमिली सेटलमेंट केस में अमाउंट रिकवर करवाई जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट को इनफोर्स करवा सकता है। क्वेश्चन 18, फॉर ए वैलिड कंसिडरेशन फ्रॉम बी, ए मेक्स ए प्रॉमिस टू बी टू रेंडर सम सर्विसेज टू सी। ए और बी के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ, ए ने कहा ठीक है आपने मुझे कंसिडरेशन दी है, सी को सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। सी सूज ए ऑन द प्रॉमिस, सी ए के खिलाफ केस फाइल करता है, भैया तुमने काम क्यों नहीं किया पैसे लेके। डिस्कस वेदर ही कैन सक्सीड, क्या सी केस फाइल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, फैमिली सेटलमेंट का केस यहाँ रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, कोई रिलेशनशिप हमें नहीं बता रहा जिससे हमें फैमिली का पता चल रहा। ये था हमारा चैप्टर आज का।